नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन किस बात का? उनकी परेशानियों का, नाली का, गटर का, सड़कों का, हवा का। ये तो वो मुद्दे हैं जो जनता को पसंद है, लेकिन नेताओं को कौन से मुद्दे पसंद है? हिंदू का, मुस्लिम का, बुर्के का, हिजाब का, ये तमाम मसले हैं। मराठी का, गुजराती का, बंगाली का, ये तमाम मुद्दे इसलिए उठा रही हूं क्योंकि यही तो बीएमसी चुनाव में, महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनाव में 2801 सीटों पर यही तो मसले रहे हैं जिन पर चर्चा होती रही है। आज इन्हीं सीटों पर वोटिंग भी हो रही है। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स की साख और बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी का लिटमस टेस्ट होना है। आरएसएस के गढ़ नागपुर में जो सीएम फडणवीस और मोहन भागवत और नितिन गडकरी की शक्ति का केंद्र है, वहां पर लिटमस टेस्ट होना है। पवार का जो सेंटर है, वहां पर दिग्गजों की पकड़ कितनी मजबूत है। पवार फैमिली के फ्यूचर को भी यही लोकल चुनाव डिसाइड करने जा रहा है। पिपरी चिचवाड़ की आप बात कर ले, मराठवाड़ा की बात कर ले, आप विदर्भ क्षेत्र की बात कर ले, कहां किसकी कितनी ताकत है। गठबंधन का जो कंफ्यूजन है, उसका क्या सॉल्यूशन है जनता के पास? आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। चार बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर जांगांकर जी। और समीर जी तो जानते हैं, महाराष्ट्र की नस नस से वाकिफ है। नेता किसे फोन घुमाते हैं, किससे बात करते हैं, कहां पर किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सब कुछ तो हम लगातार आपके सामने रख ही रहे हैं। दरअसल ये सर्वाइवल का भी फैसला है जो आज जनता देने जा रही है। इसमें ठाकरे ब्रदर्स का सर्वाइवल होगा। मुंबई उनके हाथ में रहेगी या मुंबई हाथ से फिसल गई है? सबसे पहले बात करेंगे बीएमसी के ही चुनाव की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले नागपुर में वोट डाला। फडणवीस ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत का दावा किया। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष हार के बाद क्या बोलता है और क्या बोलेगा, इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू हो गई है। आप देखिए फडणवीस को। कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई संजय राउत क्या कहते हैं? संजय राउत ये कहते हैं कि आजकल चुनाव नहीं, ऑक्शन होता है। तो वहीं फडणवीस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इंक है, इंक मिटती है क्या? उन्होंने बकायदा रब करके दिखाई ना। ठीक समीर जी, वो ये जानते हैं कि क्या स्क्रिप्ट आने वाली है। विपक्ष हारेगा तो क्या दोहराएगा, ये मुंबई की लड़ाई है। आजकल चुनाव नहीं, ऑक्शन होते हैं, ये संजय राउत का बयान है। समीर जी, चर्चा को खोलते हैं आपसे। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में वोटिंग की और 29 जो नगर निगम पर चुनाव हो रहे बीएमसी को मिलाकर, उस पर सारी जगह देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है। उन्हें सिर्फ मराठी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जो विपक्ष के साथ हिंदू भी तो जोड़िए। नहीं, वो मराठी हिंदू तो 2014 से लेकर 2019 तक का उनका जो कार्यकाल रहा, और अब देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर है। उद्धव ठाकरे मराठी की बात करते हैं, देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र की बात करते हैं, वो सबके लीडर है। और जिस तरीके से बीएमसी को लेकर जो चल रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत निराशाजनक अभी तक आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि बीएमसी जैसे इतने बड़े कॉर्पोरेशन में जहां 75,000 करोड़ का बजट है, और ये कहा जा रहा है कि अगले 2 साल में बजट बढ़ेगा और अगले चुनाव में 1 लाख करोड़ का बजट हो जाएगा बीएमसी का, वहां वोटिंग अगर आप देखेंगे तो 2017 में 55% वोटिंग हुई थी, और उसके पहले कभी भी 50% को क्रॉस नहीं किया है। 45%, 40%, 48%। तो इतने बड़े बीएमसी में, इतने महत्व के चुनाव में अगर बंबई की जनता बाहर निकल के वोटिंग नहीं करेगी, तो मुझे लगता है निराशाजनक होगा। बंबई की जनता को निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। नागपुर में तो देवेंद्र फडणवीस ने किया, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने सबसे पहले जाकर वोटिंग किया, उन्होंने भी वोट करने की अपील की है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर मराठी की बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो इस बार महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि विकास के साथ चलना है। देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। स्टेटमेंट देते, मुझे लग रहा था कि आज यहाँ से स्टेटमेंट आएगा, आप ये बोलेंगे कि ठाकरे ब्रदर्स साफ समझिए,
आप पवार की पावर कम समझिए, लेकिन आपने अभी स्टेटमेंट दिया नहीं। अच्छा, एक रिएक्शन में पहले दर्शकों उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। मतलब कि पहले बाकी चीजें बताने के बाद देखिए ये बात तय है कि इस बार भले ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिल गए होंगे। बीएमसी में जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि युति का महायुति का मेयर बनेगा, हिंदू बनेगा और मराठी होगा, वो होने जा रहा है। कल जब चुनाव परिणाम आएंगे तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था वो होगा। और सिर्फ बीएमसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 29 में से 20 से ज्यादा जगह महायुति का मेयर बनने जा रहा है। इस समय उद्धव ठाकरे, मुझे लग रहा है राज ठाकरे मिलकर 50 से 55 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुसलमान वोट क्या उनको वोट करेंगे, क्योंकि डबल एम पे वो निर्भर है, मराठी और मुसलमान के वोट पर निर्भर है। मराठी का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, वो कितना उद्धव के साथ जाता है देखने वाली बात होगी। और मुसलमानों का वोट बीएमसी में जो 20% है, क्या वो उद्धव के साथ जा रहा है? तो क्या समाजवादी पार्टी, ओवैसी, कांग्रेस? लेकिन सर, ये जो विपक्ष की स्क्रिप्ट है ना, उस स्क्रिप्ट का एक और नमूना मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। बीएमसी चुनाव में पारदर्शिता को लेकर राज ठाकरे ने आरोप लगाया है। बीएमसी चुनाव में पारदर्शिता नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि नई मशीन लाई गई है, उससे चुनाव कराया जा रहा है। साथ ही जो स्याही लगाई जा रही है वो वोटर्स की उंगलियों पर लगाई जा रही है। वो तो सैनिटाइजर से साफ हो जाने की बात कर रहे हैं। आप सुने राज ठाकरे को। हे मशीन आणलंय, हे मशीन कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाहीये। बरं, हे मशीन आणल्यावरती त्याचं क्लॅरिफिकेशन, त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत। मागितल्यानंतर, पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत। आणि आज तर अजूनच वेगळं काहीतरी की बाबा आजपर्यंत ती इंक लावली जायची, बरं का, आता काहीतरी नवीन पेन आणलंय आणि ते पेन मध्ये इतक्या तक्रारी सगळ्या बाजूनी येत आहेत की तुम्ही बाहेर पडल्यावरती त्याला जर सॅनिटायझर लावलं तर ती शाई जाते। और राज ठाकरे जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल वही शिकायत उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी स्याही वाला नैरेटिव वोटिंग के बीच सेट करते हुए नजर आए हैं। मला वेगवेगळ्या ठिकाणातून, मुंबईतून आणि इतर शहरातून पण फोन येत आहेत। निवडणूक याद्यांचा गोंधळ आहेच, नावं वगळली जात आहेत, इथली तिथे जात आहेत, गोंधळ काय संपत नाहीये। शाही सुद्धा काही ठिकाणाची मला कळवण्यात आलं की वोटरची शाही पुसली जाते। मला असं वाटतं निवडणूक आयुक्त हे पगार कसला घेतात ह्याचाही आता खुलासा झाला पाहिजे। और ठाकरे ब्रदर्स स्याही पर जो सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए फौरन सीएम फडणवीस सामने आए। वोट डालने के बाद अब देखिए, लोगों के सामने ही वोट डालने गए थे, लोगों के सामने ही वोट डालकर बाहर निकले। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने गुपचुप कोई रास्ता अख्तियार कर लिया था, कोई स्याही बदल ली थी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसी स्याही को दिखाते हुए फडणवीस ने कहा कि ये देखिए, पहले आप वो बयान सुने फिर करते हैं चर्चा। मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है, गलत बात है। ये जो स्याही का डर दिखाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं ना रागी जी कि मुंबई हाथ से फिसल रहा है इसलिए स्याही का डर दिखाया जा रहा है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो दोनों को देख करके तो यही लग रहा है। पहले जो एक एनालिस्ट ठाकरे ब्रदर्स का यदि बॉडी लैंग्वेज देंगे और देवेंद्र फडणवीस बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि महायुति जो है ये पूरा का पूरा जो है, जो चुनाव है कॉरपोरेशन का, ये चुनाव ये जीतने जा रहे हैं। और ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा जीतेंगे कौन हारेंगे, लेकिन मोटा मोटी जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं या जितना भी मैंने एनालिसिस पढ़ा है, मैं जाकर के ग्राउंड पर तो देखा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने मुंबई कर लोगों से या मुंबई वालों से बात किया है, मुंबई में रहने वाले लोगों से बात की है, या वहाँ की जितने रिपोर्ट्स पढ़ी मराठी लोगों के लिखा हुआ, अंग्रेजी का ही पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा, उनके अनुसार से जो समीर जी कह रहे थे 80% से ज़्यादा सीटें जो है महायुति गठबंधन जीतने जा रही है। और बीएमसी भी इस बार पहली बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी वहां पर मेयर बनाने जा रही है। इतना कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी भी है और वहां का मानस भी लगभग है। एक दूसरी बात है, ये जो बार बार शिवसेना, एक कल एक विजय जी ने एक बहुत अच्छा ये बोला था कि शिवसेना जब टूटी, लेकिन जितने भी उसके शाखा प्रमुख थे वो करीब करीब जो है वो सारे जो है उद्धव जी के साथ रहे, लेकिन बीच बीच में वो शाखा प्रमुख जो है वो खिसकते भी रहे। ये भी मैंने पता किया
कि वो शुरू में तो चले गए थे, उनको लगा था कि लेकिन 2024 के बाद नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पश्चात जो है वो शाखा प्रमुख कई उसमें से शिफ्ट करके भारतीय ये जो शिंदे वाला ग्रुप है उसके साथ वो शिफ्ट कर गए हैं। अब ऐसे में ये क्यों शिफ्टिंग हुई? ऐसा इसीलिए शिफ्टिंग हुई क्योंकि उनको लगा कि अब उनका राजनीतिक भविष्य इनके साथ नहीं है। ठीक है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटा हैं, लेकिन राजनीतिक लेगेसी जो है वो विचारधारा से तय होती है। बिल्कुल। उस उस विचारधारा में एक ग्रहण लग गया है। उद्धव जी उस विचारधारा के वाहक आज के दिन में नहीं है। जो पूरा का पूरा हिंदुत्व पर खड़ी विचारधारा जो थी शिवसेना की, बाल ठाकरे की, उसमें आज के दिन में ग्रहण लग गया है। और यही कारण है कि बहुत अच्छी तरीके जितना उन्होंने संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण किया मुसलमानों का, चाहे वो अयोध्या के मुद्दे पर हो जी, चाहे वो SIR के मुद्दे पर हो, तो इससे या फिर CAA के मुद्दे पर हो, इससे ये बात बहुत साफ निकल करके आ गई कि उद्धव ठाकरे सेकुलर बनने की राह पर है। अभी और कल ही नतीजा तो- ये है, नतीजा ये है कि आज वो कहीं के नहीं है। अभी कल ही तो एकादशी गई है, रागी जी ने ग्रहण की बात कह दी है कि ठाकरे ब्रदर्स पर ग्रहण लग गया है। अच्छा, ठाकरे ब्रदर्स के गढ़ के बाद जो हम जिस मुंबई की बात कर रहे हैं, ठाणे और कोंकण की भी बात होनी चाहिए, जिसे शिंदे का गढ़ माना जाता है। एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में भी पब्लिक बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है। शिंदे की ताकत बढ़ेगी या घटेगी, शिवसेना की लेगेसी किसके साथ होगी, इसकी भी अग्नि परीक्षा यहीं पर होगी। ठाणे का नतीजा जो कुछ भी होगा बहुत हद तक एकनाथ शिंदे के फ्यूचर की भी झलक दिखाएगा। इसके साथ साथ हिंदुत्व का जो फायर ब्रांड पॉलिटिक्स करने वाले नितेश राणे हैं, वो नए नए उभरते हुए चेहरे हैं। उन्होंने पूरे चुनाव को हिंदुत्व के मुद्दे से हटने नहीं दिया। उनका भी इलाका कोंकण का ही है। ऐसे में उनकी नई प्रयोगशाला का भी बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। विजय जी, ये दोनों मुद्दे, एकनाथ शिंदे भी और नितेश राणे भी। देखिए, आपने यहाँ से शुरू किया कि जो भी मुंबई और महाराष्ट्र के मुद्दे हैं उसके अलावा सब मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। वो नीलेश राणे के हो, वो क्या नाम है उनका, ओवैसी साहब का मसला हो, अबू आजमी का मसला हो, उद्धव ठाकरे का भी मसला है हिंदुत्व को लेकर, ठाकरे ब्रदर्स को मराठी को लेकर, और फडणवीस साहब का हिंदुत्व का मुद्दा है। तो वो सारी बात। एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, आपने शुरू में कहा कि भाई चुनाव से पहले पार्टियों के नेता एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे। आपने ये नहीं जोड़ा, समीर जी को भी वो सब लोग फ़ोन कर रहे थे कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। पहले तो मैं समीर जी के पास ही गई थी, मुझे लगा वो बताएंगे कि किस किस का फ़ोन किस मुझे को पता गया। है। तो वो मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण है कि मुंबई में BMC को लेकर बाकी 29 सीटों पर, मतलब 29 जो नगर पंचायत और नगर पालिका है उनका, और इनका भी जो एकनाथ शिंदे हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे के लिए नितेश राणे को तो मैं नेता ही नहीं मानता अभी। वो अभी अपनी दुकान जमाने के लिए जितना हिंदुत्व का वो मसाला बना रहे हैं, वो बनेगा जब देखा जाएगा कितना होना है। लेकिन एकनाथ शिंदे नेता हैं और उनकी ताकत कितनी बढ़ती है, और ये तो इसका अंदाजा इससे लगाएं कि कल वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोगों में लठबाजी काफ़ी हुई, देखी होगी आपने। तो वो भी एक चल रहा है। लेकिन शिंदे अभी तक की स्थिति में मजबूत नेता दिखाई दे रहे हैं। उनके करियर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। ये साफ था कि चर्चा हो रही थी कि शिंदे साहब की जो पार्टी है उसमें बीजेपी उसको कमज़ोर करने में लगी हुई है, तो शिंदे साहब भी उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन कोई दोनों के रिलेशनशिप में कोई कमजोरी आ रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये तो चलता रहता है लोकल बॉडीज़ के चुनाव में। ये सारा चुनाव मोटे तौर पे ठाकरे ब्रदर्स के लिए है कि ठाकरे ब्रदर्स ने सब एक्सरसाइज करने के बाद दोनों साथ आ गए 20 साल बाद। तो क्या वो मराठी मानुस 50% 60% उनके साथ आएगा कि नहीं आएगा, जो चला गया शिंदे के साथ? ये मानना कि बाल ठाकरे साहब की लेगेसी शिंदे साहब के साथ चली गई, ऐसा तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन सर दो बातें बाल हैं ठाकरे ना? की लेगेसी तो उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेगी। ये जिस तरह की पार्टियां होती हैं, सोच समझ होती है उसमें, और उसमें से तो वो डिगे भी नहीं है कोई उस तरह से। नहीं, मैं सर इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे को अपने सामने से नहीं देखा, जिन्होंने उनकी पॉलिटिक्स का तौर तरीका नहीं देखा, मैं आज की उस जेंसी की बात कर रही हूँ जिन्होंने उद्धव ठाकरे को देखा, एकनाथ शिंदे को देखा। विजय जी एक लाइन बोलूं यदि आपकी इजाजत हो। विजय जी, पार्टियों की विरासत की जब बात होती है, बाला साहब को हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कारण नहीं जानते हैं। बाला साहब ठाकरे को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि एक विचारनिष्ठ थे, एक विचारधारा थी उनकी, और उस विचारधारा पर क्या आज उद्धव ठाकरे खरे उतरते हैं, ये एक सवाल है। राम मंदिर के मुद्दे पर क्या उद्धव ठाकरे का स्टैंड ठीक था? मैं जरूर जानना चाहूँगा।
क्या बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको, उसमें कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के साथ वो आकर के खड़े हो जाएं? क्या ये ठीक था? ये कभी स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने किया, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी अपनाई, क्या वो बाला साहब ठाकरे का था? पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का न खेलने के मुद्दे पर एक समय बाला साहब ठाकरे की ही पार्टी थी जो मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद दी थी। हम सभी को उससे परिचित हैं। क्या वो उसी विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं? क्या उसी चीज़ पर वो अड़े? मेरा उत्तर है नहीं। जब आप ये कहते हैं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, यही शिवसेना की जो पहली सरकार ही, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी, तो मुंबई से ही सबसे ज़्यादा उठा करके बांग्लादेशियों को भेजा जा रहा था। और तब इसका विरोध किसने किया था? चंद्रबाबू नायडू ने किया था। लेकिन शिवसेना अपने बात पर अड़ी थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इन मुसलमानों को। आज जब हो रहा है तो आप कहाँ पर खड़े हैं? आज आप उसी खेमे के साथ खड़े हैं जो बांग्लादेशियों को सुरक्षा इस देश में देता है। तो मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता था कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है, उसको, वैचारिक विरासत को शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहीं भी जाकर के अरब सागर में डुबो दिया है। नहीं, इसको यदि विधानसभा लोकसभा चुनावों के नज़रिए से देखें तो ठीक है मोटे तौर पर। वैसे तो बाला साहब ठाकरे की विरासत को जिस विस्तार से प्रोफेसर साहब ने कहा ना, वो तो है नहीं। बाला साहब ठाकरे की विरासत क्या है? जो भी मराठी नहीं है उसके खिलाफ है शिवसेना। इसके अलावा कोई विरासत नहीं है उनकी, कोई विचारधारा नहीं है। वो दक्षिण भारतीय हो, इससे बड़ी विरासत नहीं है उनकी। ना अटक के रह जाए। मैं मराठी की बात कर रहा हूँ। ये बीएमसी और की बात करना चाह रही हूँ विजय जी, कि जिसने बाला साहेब ठाकरे को पॉलिटिक्स करते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, लेकिन आज वो बीएमसी के लिए वोट डालने जा रहा है। उसके लिए उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं या एकनाथ शिंदे हैं, या ये विकास वाली पॉलिटिक्स है जिसके ब्रांड इमेज देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं? मेरा तो सीधा सा क्वेश्चन वहां पर। ये तो वो जैन जी तय करेगी। अभी हम बात विचारधारा की आप जो कर रहे हैं वो अलग सवाल है। वो तो जैन जी तय करेगी कि वो विकास पर करे। वैसे तो ये आपने तय कर लिया कि देवेंद्र फडणवीस जो है विकास की राजनीति कर रहे हैं। वो तो हिंदू मराठी मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने मुंबई के विकास की बात तो नहीं की। तो इस चुनाव में मुंबई के विकास की, महाराष्ट्र के विकास की बात तो नहीं हुई, हिंदू मराठी मेयर की बात हुई है। तो देवेंद्र फडणवीस को विकास के लिए जैन जी देख रही हो, ऐसा मैं नहीं समझता। यदि वो देगी वोट, उसको अलग तय करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव मोटे तौर पे ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से क्या वो विरासत बच रही है? ये फायदेमंद है कि नुकसान है कि नहीं? उद्धव ठाकरे के साथ है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल इस बात का है कि भाई इससे भी क्या बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत जब शिवसेना शुरू हुई तो लुंगी के बजाय पुंगी से शुरू हुई थी, और राज ठाकरे ने जब छोड़ी थी तब उत्तर भारतीयों की पिटाई के साथ। और वो शिवसेना आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। एक बस सर, एक उसमें थोड़ा सा वीकनेस हो रही थी तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को जोड़ लिया कि भाई हमारा फेविकोल। मैं नागपुर पे जाना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले बस एक आंकड़ा आपसे चाह रही हूँ। 80% रागी जी कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी बाजी मार लेगी। अभी शुरुआत में समीर जी ने कहा कि 20 सीटें 29 में से तो महायुति के पास ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आप भी ऐसा कोई आंकड़ा कोट करना चाहेंगे? मुझे मोटे तौर पर ऐसा लगता है। कितना प्रतिशत? मतलब 18-20 सीटें जो नगर चुनाव है वो सारी उनके पास आने वाली है, बीजेपी और शिवसेना शिंदे का। 80%, 75%। हाँ, ये इसलिए कह रही हूँ कि फिर ये पर्चा जो है मैं अपने को 75% बिल्कुल 75% से कम उनके पास नहीं जाने वाली है, 80% आने वाली है। मोटा चुनाव अभी बीएमसी को लेकर है कि बीएमसी में ये लोग, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि उनकी क्या भूमिका होगी वो तय करने वाला है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे बीएमसी पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है सर, नागपुर की हम बात कर लेते हैं, जो बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस का भी पावर सेंटर है। मोहन भागवत, नितिन गडकरी, खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर से ही आते हैं। ऐसे में नागपुर के नतीजे, इनकी ताकत, इनका इंपैक्ट और इनकी पकड़, तीनों फैक्टर साफ साफ जाहिर है। मोहन भागवत भी जब आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सभी लोगों को जागरूक किया, कहा कि भाई आपके मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये आज आपका दिन है। शुक्ला जी, ये जो चल रहा है नागपुर की, अगर हम बात करें, नागपुर का पावर सेंटर जनता किसे मानती है, वहां से क्या आवाजें आती हैं?
देखिए, यदि पूरे महाराष्ट्र के जो नगर निगम का चुनाव है उसमें देखें तो एक नागपुर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही। वहां शिवसेना और एनसीपी दोनों बहुत कमज़ोर स्थितियों में है। वहाँ सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो स्थानीय निकाय का चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अप रहेगी। उसका कारण यही है कि वहाँ दो बड़े चेहरे मैदान पे हैं, एक देवेंद्र फडणवीस जी, दूसरे नितिन गडकरी जी। तो क्या होता है कि एक विश्वास जब कायम हो जाता है मतदाता के मन में, तो विश्वास बहुत कुछ मायने रखता है। जैसे देश में यदि नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास पैदा हो गया है तो उस विश्वास को कमज़ोर करने में समय लगेगा। उसी तरह महाराष्ट्र में आज भी देवेंद्र फडणवीस के प्रति मतदाता के मन में एक विश्वास पैदा हो गया है। उस विश्वास को विपक्ष कमज़ोर नहीं कर पा रहा। जिन दो दलों की और हम बात करते हैं उनके सहयोगियों को, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का, तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के कारण उनको भी फायदा मिल रहा है। फिर बार बार यदि हम बाला साहब इधर अजीत पवार को एकनाथ शिंदे जी को, दोनों को, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव के यदि आकलन करें तो विधानसभा चुनाव में हम लगभग ये मान के चल रहे थे कि अजीत पवार जी का प्रदर्शन बहुत खराब रहने वाला है, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ। उसका कारण देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट मिलना चाहिए। शरद पवार के साथ चले गए हैं वो। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, ये तो पूरा घालमेल है, एक तो एक नई तो सर इसी घालमेल पर अब बात कर लेते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं सर, जिसे पवार फैमिली का पावर सेंटर माना जाता है। इसमें पुणे, बारामती, अहमदनगर जैसे इलाके भी शामिल हैं। पवार फैमिली के फ्यूचर को भी यहीं के लोकल चुनाव से ही डिसाइड किया जाएगा। पिंपरी चिंचवाड़ में पवार फैमिली मिलकर चुनाव लड़ रही है। उनके फ्यूचर सर्वाइवल का फैसला भी इसी लोकल बॉडी चुनाव से ही होगा। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको वो भी ध्यान होगा कि जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो अजीत पवार ने कहा था कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो ये घी शक्कर वाला चुनाव होगा। समीर जी, निश्चित रूप से होने वाला। ये देखिए, शरद पवार के पास अब बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं। अगर आप लोकसभा चुनाव अगर देखेंगे तो लोकसभा में तो बेहतर प्रदर्शन शरद पवार ने किया था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो बहुत बुरी तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, लोकसभा में अपनी बेटी को बारामती से चुनाव जितवा दिया था अजीत पवार की पत्नी के खिलाफ, लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है, अजीत पवार और शरद पवार जिसमें आगे अब शरद पवार को राज्यसभा भी जाना है। अगले महीने उनकी राज्यसभा खत्म हो रही है, फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगी, तो शरद पवार को राज्यसभा भी जाना है। उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया राज्यसभा शरद पवार को सपोर्ट करने से। तो क्या ये प्रस्ताव गया है कि भाई शरद पवार साथ में आए, शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाएगा, बीजेपी मदद कर देगी उनके राज्यसभा जाने में, या अजीत पवार की तरफ से उनको राज्यसभा भिजवाया जाएगा? क्या सुप्रिया सुले को भविष्य में केंद्र की राजनीति में देखा जाएगा? क्या इन दोनों पार्टियों का विलय अभी होगा या आने वाले समय के समय होगा? ये सब चीजें चुनाव परिणाम के हिसाब से तय होगी। अभी जब चुनाव परिणाम आएंगे उससे बहुत सी राजनीति तय होगी। सिर्फ शरद पवार और अजीत पवार साथ में आ रहे हैं ये तय नहीं होगा। ये भी तय होगा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो बंबई में ताकत है वो एक्चुअली ताकत किसके पास है। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में केंद्र में मोदी जी के लिए वोटिंग किया लोकसभा में, और विधानसभा चुनाव में मान लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस के लिए किया, लेकिन बंबई का क्या मराठी आदमी ये चाहेगा कि बीएमसी भी हम जिनके पास राज्य उनको दे? क्योंकि आज लंबे समय से आप देखेंगे तो बीएमसी में शिवसेना के पास रहा है, भले ही 10 साल केंद्र की सरकार रही है महाराष्ट्र के अंदर 2004 से 14 से, लेकिन 97 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास बीएमसी रहा है। तो शिवसेना जानती है कि बंबई में उनका एक बहुत मजबूत गढ़ है, और वो गढ़ जनता कहेगी कि भाई हमने भले ही प्रदेश बीजेपी को दिया है, मराठी आदमी के लिए, मराठी अस्मिता के लिए हम बीएमसी तो उद्धव ठाकरे के पास देना चाहेंगे। तो क्या उस मानसिकता से बीएमसी में मराठी वोट करेगा, या मराठी मानुस उस मानसिकता से वोट करेगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किया, जो विकास के काम किए, भाई तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स नए नए लेके आए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मुंबई में काम हो रहा है, तो वो काम देख के वो देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है केंद्र में, राज्य में, और उसके बाद बीएमसी में, तभी मुंबई का विकास होगा। तो मुझे लग रहा है कि अब जिन लोगों ने बाला साहेब ठाकरे की राजनीति को नहीं देखा है, जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के कार्यकाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, जिन लोगों ने 97 से शिवसेना के बीएमसी में काम को देखा है, और देवेंद्र फडणवीस का जो 3 साल का कार्यकाल, क्योंकि 3 साल चुनाव नहीं, 2022 में चुनाव होने थे, चुनाव हुए नहीं उस समय, तो प्रशासक का रोल था। तो देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासक के रोल के माध्यम से बीएमसी में जो काम किया 3 साल में, वो काम देखकर वोटिंग होगी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 227 में से 100 सीट जीतने की स्थिति में पहुंच जाएगी, और एकनाथ शिंदे का साथ मिलकर अपना मेयर बनाएगी। चर्चा किए बिना मैं कैसे ब्रेक पर जा सकती हूँ, इसलिए बहुत छोटा सा कमेंट रागी जी, हालांकि छोटा सा आपको कहना थोड़ा सा मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स का क्या होने जा रहा है?
देखिए, ओवैसी ब्रदर्स की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मुझे लगता है कि वहाँ वो अच्छा करेंगे। मुस्लिम वोटों में मैं कह सकता हूँ कि पहले के बनिस्बत ओवैसी की पैठ बेहतर हुई है। जहाँ पर मुस्लिम कंसंट्रेटेड हैं वहाँ पर आप देखिएगा भारतीय जनता, वो कांग्रेस पार्टी को सामान्यतः वो वोट करती थी या अजित पवार को वोट करती थी, शरद पवार को वोट करते थे। शरद पवार और अजित पवार दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो इलेक्टोरल बेस लगभग सेम है, इसलिए साथ आना उनकी लोकल स्तर पर मजबूरी थी, नहीं तो दोनों का भविष्य नीचे हो जाता। जहाँ तक मुसलमानों का वोट का सवाल है तो मुस्लिम वोट जो है सामान्यतः आजकल कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट की थी, और जो हमको बंगाल चुनाव में भी देखने को मिला है, बंगाल के उपचुनाव में खास करके देखने को मिला। लेकिन जहाँ अभी जो है महाराष्ट्र के अंदर मुझे लगता है कि मुसलमानों का वोट जहाँ पर मुस्लिम पॉकेट कंसंट्रेटेड है 90%, 90, जहाँ वो अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं, उसमें वो ओवैसी के साथ जाएंगे। ठीक बात महाराष्ट्र से निकलकर अब बंगाल की होगी। बंगाल की सीक्रेट फाइल मामले को लेकर ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोलकाता हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद हैं। आज ईडी ने कोर्ट में कहा कि ममता बनर्जी ने काम में रुकावट डाली, ऐसे में उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईडी ने अपनी सुनवाई में रॉबरी, डकैती जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि सबूतों की डकैती कर ली गई है। ईडी ने कहा कि बंगाल में ये अपराध पहले भी होते रहे हैं, इसलिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसलिए कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तमाम गोपनीय दस्तावेज ममता के अधिकारी ले गए तो फिर ईडी को क्या सबूत हाथ लग पाए होंगे। ममता बनर्जी की तरफ से सफाई देते हुए फिर यह कहा गया कि वो सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल ही तो लेकर गई हैं, क्योंकि इसमें पार्टी की गोपनीय जानकारियां थी। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि चूंकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए जो अधिकारी वहां पर गए थे वो ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए गए थे। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, बड़ा दिलचस्प हो गया ये मामला। Z+ सिक्योरिटी है, फाइलों के जो दस्तावेज हैं वो पार्टी के गोपनीय दस्तावेज हैं। ये किस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, ईडी की तरफ से 3 याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। पहली जिसमें आईपैक पे रेड्स की गई, वहां पर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के डीजीपी, इसके अलावा कोलकाता कमिश्नर और बाकी पुलिस अधिकारी पहुंचे थे। इसमें ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। दूसरी जो याचिका दाखिल की गई है वो ईडी के उन 3 अधिकारियों की तरफ से दाखिल की गई है जो इस रेड्स का हिस्सा थे। जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी तो बाकायदा उनको पुलिस अधिकारियों ने डराया, धमकाया। ये 3 अधिकारियों ने तरफ से याचिका दाखिल की गई है। और जो तीसरी याचिका आज सुबह ईडी की तरफ से दाखिल की गई, उसमें यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी, इसके अलावा जो कोलकाता कमिश्नर और बाकी पुलिस अधिकारियों को जो वहां पर मौजूद थे, उनको सस्पेंड करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट, एमएचए और इसके अलावा डीओपीटी को दे, क्योंकि उन्होंने जब ईडी रेड्स करने गई तो उसके काम में बाधा डाली। और यही कारण है कि जब दूसरे मामले में जो कि ईडी अधिकारियों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, उसमें एएसजी एसवी राजू ने यह कहा कि ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती है, जो दस्तावेज वहां पर थे उनकी चोरी करती है, डकैती करती है और उसके बाद वहां से निकल जाती है। लेकिन अधिकारी वहां पर थे, कोई एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज नहीं की गई, और अगर दर्ज भी की जाती तो उसकी जांच कौन करता? कोलकाता पुलिस करती, जिस पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि खुद डीजीपी, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर कोलकाता के और ममता बनर्जी जो कि सीएम है, वो इसके अंदर आरोपी है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से किससे जुड़े हुए तमाम मसले कवर भी करते हैं। ईडी के फोर्सेस के संपर्क में भी आप रहते हैं, दिल्ली पुलिस के भी काम करने का तरीका जानते हैं, और कमोबेश पुलिस का जो काम करने का रवैया होता है वो एक ही तरीके का होता है, वो कोलकाता का हो या फिर दिल्ली का हो, कहीं का भी हो। तो एक बात बताइए, जो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई होती है किसी भी मुख्यमंत्री को या जिनके ऊपर इस तरीके की आशंकाएं हैं हमले होने की, क्या सीधे डीजीपी ही उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं क्या? देखिए, इससे इस मामले की गंभीरता समझिए। यही आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा। तुषार मेहता जो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बात कही कि आखिर ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने सारे दस्तावेज वहां से चोरी कर लिए, डीजीपी वहां पर थे। भाई जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंची, जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि आईपैक और जो प्रतीक जैन है उनके ठिकानों पर ईडी पहुंची है, तो खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची थी। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उठा कि आखिर इसके
पीछे ममता बनर्जी की मंशा क्या थी। ये भी जो कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, तो तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, जिस पर कपिल सिब्बल ये बात बोल रहे थे कि आप सॉलिसिटर जनरल है, आपको तो ये पता होना चाहिए कि चुनाव अभी होने वाले हैं। तो इस पर जो बाकायदा तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसने पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव अनाउंस नहीं की है। तो जो कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर हुआ उसका भी जिक्र हुआ कि कैसे कोलकाता हाईकोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया दिल्ली का, कैसे भीड़ वहां पर पहुंची, कैसे जो पूरा जो टीएमसी के लोग हैं वो 5000 की संख्या में वहां पर पहुंच गए थे, जिसके चलते कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हुई। तो अभी क्योंकि लगातार ईडी काफी हमलावर है इस पूरे केस के अंदर, लगातार इस बात को कह रही है कि किस तरीके से पहले भी जॉइंट डायरेक्टर लेवल कोई डिटेल आती है हम दोबारा आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया अतुल आपका। इतना तो राकेश जी समझ में आ रहा है कि दीदी ने जो किया, ममता बनर्जी ने जो किया, वो कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये अभी तक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि जहां पर ईडी छापा मारने के लिए गई है, अगर आप वहां से ही दस्तावेज लेकर आ जाए, फिर भले ही आप ये कहते रहे कि मेरे पार्टी से जुड़े हुए गोपनीय दस्तावेज हैं, ये साबित कैसे होगा? ये साबित कैसे होगा? क्या ममता दीदी फंस गई हैं इस मामले में? मुझे लगता है भारत सरकार को सबसे पहले ये गाइडलाइन तय करना चाहिए कि जिन नेताओं को Z+ जैसी सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराई गई है, उन नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित है, डकैती डालने के लिए असीमित नहीं हुई है। मतलब ममता बनर्जी जी की तरफ से जो तर्क दिया गया कि हमारे साथ Z+ सुरक्षा है, वो सुरक्षा कर्मी हमारे साथ गए, वो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, ना कि सरकारी कार्य में बाधा डालने में मददगार बनने के लिए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यदि सीबीआई जांच की मांग ईडी कर रहा है, तो सीबीआई जांच की तो 3 ऐसी घटनाएं बंगाल में हो चुकी है जो सीबीआई जांच कर ही नहीं पाई। 2019 में ले लीजिए, राजीव कुमार घोटाला मामला, सीधे धरने पे बैठ गई मुख्यमंत्री। पहला राज्य होगा बंगाल जहां मुख्यमंत्री एक पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरने पे बैठ गई। दूसरा शिक्षाकर्मी घोटाला, उसमें भी सीबीआई जांच करने गई, रुपया पकड़ा गया, उसमें भी ममता बनर्जी थी। फिर संदेश खाली वाला मामला, उसमें भी ममता बनर्जी उस अपराधी को बचाने के लिए कितना उपक्रम नहीं की। तो इसलिए सीबीआई जांच भी यदि होती है तो सीबीआई जांच तब सफल होती है जब राज्य सरकार उसमें सहयोग करती है। दूसरी बात, ये भी कहा गया कि जब ममता बनर्जी गई तो वहां से सिर्फ फाइल लेके नहीं गई हैं, वो फाइल और लैपटॉप के अलावा वो सीसीटीवी कैमरा भी ले गई हैं। तो ऐसे में 2 तरह की चीजें हैं। जब आप सबूत भी नष्ट कर दिए हो तो सीबीआई जो जांच करेगी तो उसमें क्या पाएगी, वो क्या प्रकट कर पाएगी और क्या सबूत दे पाएगी? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि गाइडलाइन तैयार नहीं हुई तो मुझे लगता है ममता बनर्जी जी की तरफ से जो एक मिसाल कायम की गई है वो दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा, या दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत बड़ा खतरा साबित हो। ये आपने जो बात कही मैं उससे 100% सहमत हूँ, लेकिन केंद्र सरकार के फिर हाथ कौन बांध रहा है? या फिर जो बार बार ये बीजेपी ही कहती है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए तो वैसा हो जाना चाहिए, या कई पत्रकार भी ये बात कहते हैं, केंद्र सरकार के हाथ कौन बांध रहा है? कर दे राष्ट्रपति शासन लागू। मेरे समझ से आज सुप्रीम कोर्ट पर भी एक लोगों की नज़र होगी कि वकीलों का गिरोह जो है, एक गिरोह जो है, हर ऐसे मामले में शाहीन बाग से लेकर के टेररिस्टों से लेकर के एक ही प्रकार के वकीलों का गिरोह सुप्रीम कोर्ट में जाते रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल मैं सिब्बल किसी की का बात नाम कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं वकीलों का एक गिरोह है जो इस देश में काम करता है और बहुत मामले में वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल गिरोह है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर। देखना ये दिलचस्प होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, कि नहीं तो क्या होगा जो अभी शुक्ला जी कह रहे हैं, एक नज़ीर बन जाएगी। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट के अंदर किसी को लगेगा कि एडवर्स जजमेंट आ रहा है या सुनवाई हमको डिसरप्ट करना है, तो 10,000 लोग लेकर के पहुंचेंगे, 15,000 लोग करके लेकर पहुंचेंगे, और फिर ये मामला वहीं तक क्यों रहेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट भी लोग लेकर के आएगा कि हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई होने दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। क्या इस प्रकार की चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त करती है या इसके खिलाफ कोई एक स्टर्न एक्शन लेती है? ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, ममता बनर्जी ईडी से 2-2 हाथ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पूरे बंगाल में घूमकर चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं। कूच बिहार की रैली में अभिषेक बनर्जी ने 10 लोगों को मंच पर बुलाया,
जनता को बताया कि एफआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने इन 10 लोगों के नाम डेड लिस्ट में डाले हैं। ये लोग कूच बिहार में ही जन्मे, यहीं पले बड़े, आपके सामने भी खड़े हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ये तो डेड हैं, मरा हुआ घोषित करके लिस्ट से इनका नाम काट दिया गया। आप सुने अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे थे। मीनाक्षी, ये तो राजनीतिक नौटंकी भी हो सकता है। खुद ही डेड लिस्ट में डलवा दे, अपने बीएलए से डेड लिस्ट में डलवा दे और फिर ये काम करने के लिए सर नौटंकी ही सही अगर आप कह रहे हैं तो वो भी सुन लें। রাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে ভাষা জানে না, আমাদের মনীষীদের অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে রবীন্দ্রনাথ সান্যাল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান বলছে শান্তিনিকেতন। গতকাল স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম জয়ন্তী ছিল। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যের সভাপতি সুকান্ত মজুমদার वो लिफ्ट लग रहा है बहुत लंबी लेकर आ गए थे और सब लोगों के नाम मेरे ख्याल केवल कूच बिहार के नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के भी हैं। विजय जी, अलग अलग क्षेत्रों के भी है, हो सकता है कुछ लोग इसमें डेड डिक्लेयर कर दिए। ये तो कुछ अतिरिक्त होगा कि ये कहे कि उन्होंने डेड कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से सब हों। जैसे हमने राहुल जी के वक्त में देखा था कि बहुत सारे लोग फिर प्रकट भी हो गए थे लिस्ट में भी। तो ये तो वीडियो बना पॉलिटिकल इंस्टेंट के तौर पे भी देख सकते हो। और कुछ शिकायतें भी होंगी, कोई ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं होंगी, गड़बड़ी नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है। ये तो हम देख लिया। अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से दुख पूछिए, उनका कितना दुख है, किस तरह से लिस्ट बन रही है। मुद्दा वो नहीं है। अभी पहले हम लोग, ये तो अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा का पूरा ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों लोग कैंपेन चला ही रहे हैं। उसमें जिस तरह से भी हो रहा है, जो लोगों को राय लग रही है वो अपनी राय दे रहे हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। बिहार के चुनावों में भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन ठीक है। ममता बनर्जी की बात करते हैं। ममता बनर्जी का जो किस्सा है ना वो महत्वपूर्ण है। एक तो ये जो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि यदि Z+ सिक्योरिटी है तो उसके लिए डीजीपी का क्या रोल है। डीजीपी का तो कोई रोल नहीं है उसमें। Z+ सिक्योरिटी, डीजीपी Z+ सिक्योरिटी के लिए तो जो लोग लगे हुए हैं वो लोग उस सिक्योरिटी को देख रहे हैं, और डीजीपी क्या कर रहे हैं। एक मुद्दा तो यह है जो महत्वपूर्ण होना चाहिए कि डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, जो भी लोग ऑफिसर्स रहे वो तो Z+ सिक्योरिटी में जो लोग होंगे वो उसको देख रहे होंगे। वहाँ पर वो गए, लेकिन ईडी ने जितने मुकदमे प्रतीक जैन के खिलाफ नहीं रखे, उससे ज़्यादा मुकदमे, मतलब मामले, धाराएं जो है ममता बनर्जी पर लगा दिए, 17 धाराएं। इतने तो उस मामले में वहाँ पर भी नहीं बने जिस मामले के लिए वो गए हैं जांच के लिए। फिर क्या ईडी के ऑफिसर्स इतने कमजोर होते हैं कि कोई उनसे रॉबरी कर लेगा, डकैती कर लेगा, और ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण। क्या ईडी के ऑफिसर इतने कमजोर ऑफिसर्स होते हैं क्या कि कोई भी कुछ कर ले। अगर सीएम ने फाइल अपने अधिकार में ले ली तो क्या वो छीना झपटी होती है? विजय जी, बिल्कुल कह सकते हैं ना, ईडी कह सकते हैं कि आप नहीं, वो भी तो ऑफिसर है ना। ईडी ऑफिसर को कहना चाहिए कि मैडम आप इसको छोड़ जाइए, ये हमारे पास है कब्जे में। और आपको लगता है ममता जी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो बात, लेकिन कुछ ये जो अतिरेक है, विजय जी कहा गया होगा अतिरेक है कि कुछ ऐसा है। और लेकिन ममता नहीं बनर्जी जो कर रही है वो तो संवैधानिक नहीं माना जाता। इस पर हमने बार बार चर्चा की है कि ममता बनर्जी को कोई ईडी जांच कर रहा है, उसमें जाकर इस तरह की, सो उनको जेल भेजकर बीजेपी हेमंत सोरेन वाली गलती भी नहीं करना चाहेगी, करेगी क्या? नहीं, वो तो सुसाइडल स्टेप लेना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर बीजेपी उनको जेल भेजना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है, तो ये तो सुसाइडल स्टेप होगा। और आपने कहा कि 356 के लिए कुछ लोग मांग कर रहे हैं, तो फिर तो कुल्हाड़ी पर पैर रखने की बात। हाँ, तो इसलिए वो नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको भूमिका के, और सुप्रीम कोर्ट पर भी आशंका करना हर बार, क्योंकि आपकी पसंद का फैसला नहीं देगा, ये भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देख रहा होगा कि कितने लीगल प्रोसेस है। और ये कहना कि वकीलों का गिरोह है, तो वकीलों का गिरोह क्या एसजी से ज़्यादा पावरफुल है? कैसे लोगों का एसजी बना रखा है आपने कि गिरोह जो है वो ज़्यादा ताकत के साथ अपनी बात रख सकता है और एसजी जो है सरकार नहीं रख सकती। ये भी हैरानी की बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के सवाल खड़े करना भी ठीक नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है? मुझे लगता है अभी तो वो नोटिस देगा इनको भी, ईडी को भी, ममता बनर्जी को भी, सरकार को, कि भाई आपने किस तरह से ये किया। जो उन्होंने किया वो तो उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हम लोग। पॉलिटिकल लाइन बोला, देखिए किसी ने सवाल नहीं किया है, किसी ने सिर्फ इतना कहा है कि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल वकीलों का एक गिरोह है जो बड़ा प्रभावशाली रहता है, हाई कोर्ट में भी रहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा प्रभावशाली रहता है। किसी ने ये नहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसे अनुसार, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ये बड़े प्रभावशाली लोग हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, और ये तो सब कोई जानता है ना कि एक बेचारा कमजोर वकील जो है, एक कमजोर वकील जो है वो हार जाता है,
और एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल 10 लाख और 10 लाख को करोड़ वाला वकील। अरे सर सुनिए तो एसजी कमजोर होते हैं सर मुझे हमने ये भी देखा सर, क्या हम लोगों ने देखा नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल के हम ऐसे भी जानता हूं बहुत कॉम्पिटेंट, हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना चाहते हैं। हमने ये देखा है ना कि चुनाव लड़ने के लिए जेल से छोड़ा जाता है कैंपेन करने के लिए। भारत सरकार के ये भी तो देखा है इस देश में। पश्चिम बंगाल सरकार के एसजी को कमजोर कहना। पश्चिम बंगाल से आगे मैं इसमें बोल रहा हूँ कि भाई जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब ईडी से रिपोर्ट मांगी थी कि कौन अधिकारी थे क्या है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी इस बात की जिम्मेदारी समझना चाहिए। गृह मंत्रालय उन अधिकारी को दिल्ली क्यों तलब नहीं कर रहा है? हाँ। भाई उन्हें तत्काल दिल्ली ट्रांसफर करें अपने अधिकार का इस्तेमाल करके। अगर पुलिस कमिश्नर और डीजीपी वहां पर है और केंद्र सरकार तो होम मिनिस्ट्री को देखना है ना, तो गृह मंत्रालय तत्काल उनको वहां लेकर आए। जब ईडी लिख कर दे रहा है गृह मंत्रालय को कि भाई मुख्यमंत्री पहुंची और सार्वजनिक है कि मुख्यमंत्री ने किस तरह से सरकारी काम में हस्तक्षेप किया है, तो इसको आधार बनाकर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए, वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि शासन ठीक है कि नहीं है। आप कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं या कुल्हाड़ी अपने पैर ममता बनर्जी वही तो करना चाहती है। ममता बनर्जी वही तो कर रही है। पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंट लीगल ऑफिसर बंगाल चुनाव से पहले एक तरफ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी लगातार खेल रही हैं। दुर्गा आंगन, महाकाल मंदिर, ममता बनर्जी अब गंगा सागर पर भव्य मेला आयोजित करा रही हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। ममता बनर्जी ने मेले की व्यवस्था के लिए सरकार के कई मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी। खुद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय में बने हुए कंट्रोल रूम से मेले पर नजर रख रही हैं। गंगा सागर में 24 घंटे लोग स्नान कर रहे हैं। ऐसे में समुद्र तट की सफाई के लिए 30,000 से ज्यादा लोगों को भी लगाया गया है। तो एक तस्वीर ये भी है, क्या हिंदू वोटों को अपने साथ जोड़ पाएंगी ममता बनर्जी? और जो ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में वैसा ध्रुवीकरण काम नहीं कर पा रहा जैसा बीजेपी बाकी राज्यों में कर पाती, जैसे बिहार में कर पाती है, जैसे यूपी में कर पाती है। राघी जी देखिए, मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि ममता बनर्जी के दो रूप हैं। हिंदुओं के पर्व पर वो मूलतः उनको लुभाने के लिए, ताकि मुस्लिम आक्रामकता के खिलाफ हिंदू पोलराइज न हो जाए, बस यही उनका डर है। बांग्लादेश में जब हिंदू मारा जा रहा है और उनको पता है कि ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर लिए हैं, इन्हीं घुसपैठियों के खिलाफ ममता बनर्जी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पर्चा फाड़ रही थी। और वो भी जाकर के, जिसे एक कहते हैं ना सनक लिए हुए, जाकर के स्पीकर के आसन के सामने कि हम फाड़ देंगे और फाड़ करके फेंक दिया। उस समय ममता बनर्जी का नैतिक बल कहां था? उस समय तो मानती थी कि हाँ सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और वे कौन लोग हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए? दो ही प्रकार के हैं ना, या तो वहां के सताए हुए हिंदू हैं या इन्फिल्ट्रेट के मुल्ले मुस्लिम्स हैं। यही दो ही प्रकार की कैटेगरी तो है। और वो जो है भारत के लिए खतरा कौन है ये सबको पता नहीं है क्या? उन सबों को संरक्षण देने का काम कौन कर रही है? ममता बनर्जी दे रही है। ममता बनर्जी इसलिए दे रही है क्योंकि उनका वो सॉलिड वोट बैंक है। ये सॉलिड वोट बैंक जो है वो कभी सीपीएम के साथ हुआ करता था, और ये सॉलिड वोट बैंक इनके साथ नहीं रहने वाला है। जिस दिन 40% की आबादी हो जाएगी, वहां पर हुमायूं कबीर को देख रहे हैं ना, वैसे ही मुर्शिदाबाद में होगा, वैसे ही 24 परगना में होगा, वैसे ही नादिया में होगा। ये सारी जगह ऐसे ही होने जाएंगे। तब इनके हाथ से कुछ भी नहीं रहेगा, इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अभी वो अपनी सत्ता बचाने के लिए सिर्फ एक कुकर्म ये सारे काम कर रहे हैं, मेला प्रशासन, ताकि हिंदुओं को ये लगे, और बंगाल का हिंदू तो है ही, इस प्रकार से वो कर रहा है। ऐसे लोगों को ये अपने खतरे को बिना पहचानते हुए वो ममता बनर्जी को जिता रहा है। ट्रंप का अगला प्लान क्या होगा? जी हाँ, अब ये सवाल ही इतना जटिल है क्योंकि इसका उत्तर किसी के लिए भी निकालना आसान नहीं है। ये भापना बहुत मुश्किल है कि ट्रंप अब क्या करने जा रहे हैं। वेनेजुएला वाला ट्रेलर वो दुनिया को दिखा चुके हैं। क्या अब सेम पैटर्न ईरान में भी दिखाई देगा? मिडिल ईस्ट का क्या पूरा ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा? क्या ट्रंप ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर देंगे? अब तक तो वो यही मैसेज देते आए हैं। कल उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि संस्थानों पर कब्जा कर लो, बगावत की आग बुझने मत दो, मदद आ रही है, मदद अभी रास्ते में ही है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद कर दी है। जो फांसी आज दी जानी थी उसे भी कैंसिल कर दिया है। तो क्या यह समझा जाए कि ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे?
फिर जो सागर में उनका अब्राहम लिंकन युद्धपोत अपना मूवमेंट बदल चुका है, वो किस लिए हुआ है? जो सऊदी अरब कह रहा है कि अब उनके एयर स्पेस में विमान उड़ान नहीं भरेंगे अमेरिका के, इसका मतलब क्या है? ईरान ने फिर अपना एयर स्पेस क्यों बंद कर दिया है, इसका मतलब क्या है? क्या ट्रंप खामेनेई और उनके बेटे को सेफ एग्जिट देंगे और ईरान में ही किसी को सत्ता सौंप देंगे, या फिर अमेरिका में बैठे ईरानी किंगडम के प्रिंस रिजा पहलवी को वो बागडोर सौंपने जा रहे हैं? ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, पर सवाल यह है कि इस वक्त वो क्या करने जा रहे हैं। क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह ही खुद ईरान का भी एक्टिंग प्रेसिडेंट खुद को अनाउंस कर लेंगे? अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रखी है, मिडिल ईस्ट से अपने सारे बेसिस खाली कर लिए हैं। ईरान भी रिटेलिएट करेगा, ये तय है अगर उसके ऊपर हमला हुआ। ईरान ने कह दिया है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले उन्होंने किया नहीं है, इससे पहले वो कर चुके हैं। ट्रंप ईरान में कोई मिडनाइट ऑपरेशन कर सकता है, ऐसी संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते। पहले आप ईरान पर ट्रंप का नया बयान सुनिए। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset. But that's just gotten to me, some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. अच्छा, एक नई जानकारी और है, ये भारतीयों के मद्देनजर भी है। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारत के स्टूडेंट्स, तीर्थयात्रियों, कारोबारियों और सैलानियों से ये कहा है कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय दूतावास के कुछ फोन नंबर्स भी जारी किए हैं। ईरान में मौजूद किसी भारतीय को अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो वो फिर इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भारत की ओर से भी एडवाइजरी जारी करना ये बताता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं ही है ईरान में। अगर युद्ध नहीं भी छिड़ता है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ईरान का बर्ताव है, जो खामेनेई के स्टेटमेंट्स है, वो ये बता रहे हैं कि ईरान में ठीक नहीं है, युद्ध का खतरा भी टला नहीं है। राकेश जी, चर्चा को यहीं से ओपन करते हुए, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? ट्रंप ने क्या जो वेनेजुएला में किया, वहां से उन्होंने जिस तरह से मादुरो को उठा लिया और फिर अपने आप को वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, क्या आप ठीक वैसे ही वो ईरान पर भी करने की तैयारी में है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना कि ईरान जो है हमसे बात करना चाहता है, और अभी उसने वो जो डेथ सेंटेंस दिया था, क्या नाम, सुल्तानी को, वो भी अभी टाल दिया गया है। नहीं, देखिए, फांसी की सजा टाली गई, ये ट्रंप जी ने कहा। ये ट्रंप कह रहे हैं, हाँ, ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। उनको सूत्रों से पता चला है। ये उसी टाइप से जैसे भारत में सीज फायर को लेकर उन्होंने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था, ये हमने सिंदूर का सीज फायर करा, उसी तरह से सूत्रों से उनको पता चला है। ईरान क्या करने जा रहा है इससे उनको खबर नहीं है। देखिए, आज की डेट में यदि ट्रंप की माने तो रणनीतिक तौर पे ट्रंप के लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि ईरान में जो आंतरिक कलह है वो बढ़े, और इसीलिए वो आंदोलन धीमा पड़े। उस आंदोलन पे यानी आग में पेट्रोल डालने का काम किया है कि आप लोग लगे रहिए और मदद आपके लिए आ रही है। मतलब आंदोलन धीमा नहीं होना चाहिए। ट्रंप को पता है कि एक ईरान की तरफ से यदि हमला हुआ और एक भी अमेरिकी नागरिक यदि मरा तो क्या वो आंतरिक विरोध जो उनके यहाँ उत्पन्न होगा, क्या उसको वो झेल पाएंगे? ईरान वास्तव तौर पे आज की डेट पे आंतरिक और बाहरी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन ईरान अभी इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है कि अमेरिकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए उसके पास मिसाइल नहीं है, अमेरिका को नुकसान करने के सामर्थ्य नहीं है। वो सीधे सीधे हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
तो यदि वो खामनेई को कोई बहुत बड़ा नुकसान की आशंका होगी तो अमेरिका के लिए वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात ट्रंप भी जानते हैं। ट्रंप चाहते हैं ये आंदोलन परवान चढ़े, और इतना परवान चढ़े, उन्होंने कहा कि आप सरकारी संस्थाओं पे कब्जा करिए। इशारा साफ है कि वहाँ के राजनीतिक लोगों को आप पकड़िए, जिस तरीके से दूसरे देशों में ऐसा हो चुका है कि आपने तख्ता पलट कर दिया है। वहाँ के लोगों को वो इसीलिए उकसा रहे हैं कि आप भी तख्ता पलट करिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी, लेकिन सर तख्ता पलट करने के बाद फिर हस्तांतरण कहाँ करेंगे, किसे देंगे फिर वो सत्ता? भाई उनकी नज़र में तो तमाम जगह पे नोबेल पुरस्कार वाले रहते हैं। बांग्लादेश में भी उन्होंने नोबेल वाले को बिठाया, वेनेजुएला में भी नोबेल वाले को, मारिया को बिठाना था, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ भी कोई नोबेल वाले को उन्होंने ढूंढ के रखा होगा। अब तख्ता पलट के साथ साथ उनका ये है ना कि यदि दिक्कत यहाँ पे ईरान में ये जो कहना चाहिए कि खेमनेई के लिए जो समर्थन हुई है कि यहाँ सेना और सरकार दोनों एक है, और दूसरी जगहों पे आप देखेंगे तो सेना और सरकार दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रही थी। सेना ने हाथ खड़े कर दिए थे, यहाँ सेना के साथ सरकार कदम ताल मिला के चल रही। यही खौमनेई के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, और ये चाहते हैं, ट्रंप चाहते हैं कि वहाँ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए कि वहाँ सरकार के लिए और सेना के लिए एक बड़ी मुश्किल तैयार हो जाए। ऐसे में फिर हम जाएंगे तो हमारे लिए ईरान पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। पपेट सरकार ईरान से तो नहीं चल सकती विजय जी, या चल सकती है? अमेरिका क्या उतना ईरान के अंदर दखल दे पाएगा कि अपनी पपेट सरकार खड़ी कर दे? देखिए, पहली बात तो ये है, आपने जितना पढ़ा वो बहुत तरीके से इस बात को रखा सारी की सारी कि अमेरिका और ईरान के संबंधों में और क्या स्थितियाँ चल रही है। लेकिन ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, ये बात सब लोग समझते हैं। ट्रंप साहब भी खुद समझते हैं और खामनेई भी समझते हैं कि ये ऐसा खिलौना थोड़ी है कि उठा के मादुरे की तरह से उठा के ले आएंगे। इसलिए, और वो भी जानते हैं, अमेरिका भी जानता है, ट्रंप साहब भी जानते हैं कि यदि कोई सशस्त्र हमला किया गया, मतलब सेना की तरफ से कोई अटैक किया गया, तो उसका जवाब भी ईरान बड़े जमकर देगा। और उसके अलावा जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी उनके दुश्मन बन जाएंगे। तो अकेला एक ईरान ही है, अकेला, मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, अकेला एक ईरान है जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, जो अमेरिकी नीतियों के साथ नहीं है। बाकी चाहे आप जितने भी अरब कंट्रीज आप ले लें, वहाँ पे सारे अमेरिका के साथ खड़े हैं। जो अमेरिका कहता है उसके साथ खड़े। ये और बात है कि जब इजराइल वर्सेस उनमें होता है तब वो इजराइल के साथ खड़े नहीं होते हैं। और इजराइल वाले मुद्दे पर ये पूरे अरब कंट्रीज और सारा मुस्लिम जगत जो है करीब करीब एक स्वर में बोलता है, हालांकि वो अंदर से एक स्वर में नहीं भी होते हैं। जैसे जॉर्डन की मैं बात कर दूं तो वो नहीं होता है, ओमान की मैं बात करूं तो वो नहीं होता है, सऊदी अरब की मैं बात करूं वो भी नहीं होता है। ये सारे लोग दिल से नहीं चाहते हैं, वेस्ट को खारिज करते हैं। नहीं, वेस्ट को नहीं खारिज करते हैं। इजराइल के मुद्दे पर इजराइल को अब लगता नहीं है कि भाई उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, एक ज्यूज नेशन होना ही नहीं चाहिए, हम इसको हम खत्म करके रहेंगे। यही कमिटमेंट तो खामनेई का भी है, क्योंकि खामनेई हमास के साथ इसी कमिटमेंट के साथ खड़े हुए, या बाकी जो सीरिया के अंदर है या लेबनान के अंदर जो है जो लोग जिहादी लोग हैं, उनका तो यही है। उस मुद्दे पर ये सारे के सारे करीब करीब एक साथ खड़े हो जाते हैं। यहां पर एक मुश्किल ये है, ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान में तख्ता पलट हो, सरकार बदले, और यह सरकार यदि बदल जाती है तो दो बातें उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। जो इजराइल के साथ अरब के जो युद्ध वाली स्थिति है, होता क्या है कि हमारे पड़ोस वाला यदि मेरा ही समकक्ष है, वो यदि प्रतियोगिता, हम दोनों प्रतियोगिता में है कि डोमिनेट कौन करे, एक जो है वो लीडरशिप रोल लेने के लिए कह रहा है कि हम इजराइल को नष्ट करने वाले जो ताकतें हैं उनके साथ खड़े हैं। सऊदी अरब, ये सारे जो सुन्नी कंट्री हैं, सुन्नी कंट्री अपने आप को मॉडरेट कर लिए हैं, वो अब इसके साथ नहीं जाने। आप इजिप्ट आप सोचिए ना, कैंप डेविड समझौते के बाद से कि इजिप्ट एक ढंग से पूरी तरीके से हट ही गया। जो पहली लड़ाई थी 1947 की, उस समय तो ये सारे एक साथ इकट्ठे थे, 7 कंट्री ने एक साथ मिलकर के अटैक उस पर किया था। उस समय इजिप्ट जो है वो इन अरब कंट्री के नेता के तौर पर बना करता था, और पनामा नहर, ये जो स्वेज नहर है, उसमें जो ट्रेड वगैरह आने जाने का उसने बंद कर दिया था, ब्रिटिशों के लिए बंद कर दिया था। ये दबदबा दिखाने के लिए कि भाई बिना परमिशन का तुम कैसे हो सकते हो, और बड़ा तब जाकर के उनका बड़ी जय जयकारा हुई थी अरब कंट्री में।
यहां पर ट्रंप जरूर चाहेंगे कि यहां पर सत्ता बदले, और सत्ता बदलने के बाद मुझे लगता है कि इजराइल की भी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी उस रीजन में, क्योंकि तब जो एंटी इजराइल फोर्सेस हैं उनको भी खत्म करने में इनको आसानी होगी। नेतन्याहू भी यही चाहते होंगे और अमेरिका भी यही चाहता वो तो होगा। जो अमेरिका चाहेगा वही नेतन्याहू चाह रहे होंगे। मैं एक सर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये भी दर्शकों के सामने रख दूं। ये जो पाकिस्तान हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में लौटने के लिए तैयार रहता है, पाकिस्तान मुनीर कह लें, शहबाज कह लें, अमेरिका की जी हुजूरी करने में पाकिस्तान अव्वल रहा है, लेकिन ये जी हुजूरी उसे काम नहीं आई। आजकल बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी पाकिस्तान के ही रास्ते पर हैं। आसिम मुनीर तो कई बार ट्रंप दरबार में बिरयानी भी खा चुके हैं, लेकिन बात जब अमेरिकी नियम कायदे की होती है तो अमेरिका सबसे पहले पाकिस्तान को ही ठिकाने लगाता है, साइडलाइन कर देता है। ट्रंप ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा सर्विस बंद कर दी है। इसका मतलब यह है कि 75 देशों के नागरिकों को अमेरिका में अब बसने की इजाजत नहीं होगी। ट्रंप के इस फैसले का मकसद यह है कि अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या को वो कम करना चाहते हैं। अमेरिका ने सोमालिया, रूस, ईरान का भी वीजा प्रोसेसिंग फ्रीज कर दिया है, लेकिन अमेरिका की इस लिस्ट में भारत नहीं है, और इसी बात से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। अब वो बिरयानी खाने तो जा सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहेंगे कि उनके देश के नागरिक वहां जाकर बस जाएं तो ये नहीं होगा। देखिए, कौन देश चाहेगा कि पाकिस्तान के नागरिक आकर उनके देश में भीख मांगे? अभी पहले बैन किया था ना, और जब पाकिस्तान का गृह मंत्री जब एयरपोर्ट पे वीसा चेक कर रहा हो और सऊदी अरब कहे कि भाई आप अपने आके लोग ले जाओ, यहाँ आके भीख मांगते हैं, और इस तरीके से भिखमंगे देश के लोग वहां जाके भीख मांगते हैं, यह स्थिति है, तो कौन देश चाहेगा कि पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ पर आकर रहे? ये तो मतलब मुझे लगता है कि आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारे नागरिकों का वीजा रोका, कम से कम आपने हमें आने की अनुमति दी है। स्थिति तो ऐसी है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को भी अनुमति नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर भी जहां जाते हैं वहां कटोरा लेकर जाते हैं कि भाई पैसे दे दो, शहबाज शरीफ भी वहां पैसे मांगने की जाते हैं। इसलिए भी वर्ल्ड के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष है वो उनसे मिलना नहीं चाहते, और फिर ये कहते हैं कि भाई जो हमें आप पैसा दोगे आप हमें लोन के रूप में मत दो, दान दो और भूल जाओ। तो कौन दुनिया का देश ऐसे लोगों को दान देगा कि जो आतंकवाद एक्सपोर्ट दुनिया के अंदर करता हो? तो पाकिस्तान की स्थिति पूरी ऐसी है। अब ईरान के बारे में एक बात और कहना चाह रहा था। देखिए, ईरान कोई गटागट की गोली नहीं है कि अमेरिका उसको जब चाहे तब निकल जाए। अमेरिका कहाँ और ईरान कहाँ है? और यह अगर कहा जाए कि भाई अमेरिका हमला करेगा तो बाकी मुस्लिम देश खुश हो जाएंगे जो ईरान से दुश्मनी रखते हैं। वो जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका कितने करीबी है। अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो उसके पीछे इजराइल भी साथ में ही है। मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में अगर अमेरिका हमला करेगा तो रशिया भी उतना ही विरोध करेगा और चीन भी ईरान के लिए लेकर उसका उतना विरोध करेगा। इतना आसान अमेरिका के लिए नहीं रहेगा कि वो ईरान के अंदर चले जाए, तख्ता पलट कर ले, अपने किसी कठपुतली को वहां बिठा दे। इतना आसान अमेरिका के हाथ में होता तो अमेरिका बहुत पहले करता। 16 दिन से अमेरिका का इंतजार कर रहा है वहां पे आंदोलन का। तो उसकी कोशिश ये, और मार्को रूबियो का जो कल बयान आया है कि जो देश अपने ही इससे मर रहा है उसको मरने दो, हम क्यों उसमें अपनी आहुति डाले। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका इंतजार कर रहा होगा कि भाई जितने जल्दी हो जाए वहां पर जनता का विद्रोह हो, सत्ता परिवर्तन हो, और उसके बाद लोकल वहां तय करे और फिर नए शासन से हम तय करें। फिर रजा पहलवी को भेजा जाए अमेरिका से। अगर जनता उसको बुला रही है तो रजा पहलवी क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या कोई लोकल ऐसा लीडर बन सकता है जो अमेरिका के फेवर में आ सकता है? नहीं, लेकिन सर यही जब रजा पहलवी को भी लेकर चर्चा होती है तो कई जानकारों का यह भी कहना है कि शायद ईरान की जनता एक ऐसे शख्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी जो लगातार अमेरिकन हेल्प से वहां पर सत्ता में आना चाह रहा हो सकता है कि अभी अमेरिका को लेकर या रेजा शाह पहलवी को लेकर उतनी ज्यादा सहमति खुद ईरानी लोगों में या प्रदर्शनकारियों में भी नहीं। हालांकि कुछ सेट ऑफ पीपल है जो लगातार रेजा शाह पहलवी के लिए भी नारे लगा रहे हैं, लेकिन क्या पूरा का पूरा ईरान उनके साथ खड़ा हो जाएगा, इससे लेकर थोड़ी संशय है। अच्छा, ईरान पर ट्रंप क्या करेंगे ये केवल वही जानते हैं, हम केवल चर्चा भर कर सकते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर उनका रुख वैसा ही बना हुआ है। इस बीच 6 यूरोपीय देशों की सेनाएं ग्रीनलैंड पहुंच चुकी है जहां जॉइंट एक्सरसाइज होनी है। फ्रांस ने भी कह दिया है कि वो भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। खुद मैक्रो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि ग्रीनलैंड पर भिड़ंत होगी तो ये नाटो के अंत जैसा होगा। अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो के सदस्य देश हैं। ऐसे में अगर अमेरिका बाय हुक और बाय क्रुक एक्शन लेता है तो नाटो वर्सेस नाटो होगा। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के साथ है। ऐसे में डेनमार्क ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड किसी को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। मगर दूसरी तरफ ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
बातचीत का चैनल शुरू तो हुआ है लेकिन बेनतीजा रहा है। डेनमार्क का एक डेलीगेशन कल वॉशिंगटन डीसी पहुंचा, जहां उनकी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई, लेकिन अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसी जानकारी खुद डेनमार्क के विदेश मंत्री ने दी, जो उस बैठक का हिस्सा थे। आप बयान सुने। It's not that I'm now, saying everything is solved. It's not solved. We didn't manage, but I honestly speaking, I didn't believe that was doable. We didn't manage to change the American position. It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. We made it very, very clear that this is not in the interest of the kingdom. There's a government in Greenland with support from 3/4 of the Greenlandic population. The premier made it very, very clear yesterday that Greenland, for the time being and for foreseeable future, will remain within the kingdom of Denmark. राकेश जी, ये जो अगला पास शो ट्रंप का है वो ऐसा लग रहा है ग्रीनलैंड ही है। क्या अगला युद्ध का मैदान ग्रीनलैंड होगा, जहां नाटो वर्सेस नाटो होगा? क्या ऐसी संभावना भी पैदा हो रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों। ग्रीनलैंड पे उनकी नज़र दो कारणों से है। एक तो अमेरिका के जो धनपति हैं, यदि मान लीजिए कभी युद्ध की संभावनाएं ऐसे बनी तो उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए। तो ग्रीनलैंड में वो चाहते हैं कि एक बढ़िया सा बैरक होगा और उसमें वो अपने जो 1500 बड़े धनपति हैं उनको सुरक्षित दे सके। दूसरा, उनको दूसरा डर ये सता रहा है कि ईरान के मामले में जिस तरीके से रसिया का जो नेचर सामने आ रहा, स्वभाव सामने आ रहा, उन्हें ये लग रहा कहीं ऐसा ना हो कि रसिया उस जगह पे पहुंच जाए और ग्रीनलैंड के लोग रसिया को आमंत्रित कर लें। तीसरा, उनको खतरा ये लग रहा है कि ग्रीनलैंड की आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 50-55 हज़ार, यदि वो रेफरेंडम करके रसिया के साथ जाने का सोच लिए कि हमें उसके साथ जाना है, तो अमेरिका के लिए एक बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें रूस को स्पष्ट तौर पे अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का रास्ता बन जाएगा। ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जिसके लिए उनका कहना है कि हमको ग्रीन गोल्डन बनाना है और ग्रीन गोल्डन के लिए हमको ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। तो आवश्यकता के जो 2-3 कारण हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं 2-3 कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब पूरा फोकस ग्रीनलैंड पे कर रखा है कि ग्रीनलैंड को एन केन प्रकारेण हम अपने साथ कैसे लें। इधर ट्रंप की बातों से एक बात तो साफ है कि वो किसी भी सूरत में डेनमार्क से ग्रीनलैंड तो छीन कर रहेंगे। फिर तरीका चाहे हमले का हो या तरीका चाहे एक व्यापारी की तरह खरीदने का हो। आप बयान सुने डोनाल्ड ट्रंप का। Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. ये डोनाल्ड ट्रंप जब भी रिलेशनशिप की बात करते हैं ना कि हमारे किसी देश के साथ रिश्ते अच्छे हैं, तो उस देश को सबसे ज़्यादा चौकन्ना हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये जो बात विजय जी कह रहे हैं कि रिलेशनशिप का स्टेटस यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है ना, जाहिर है यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होने जा रहा है यहाँ पर? देखिए, अभी हम नाटो वर्सेस नाटो पहले चर्चा कर रहे थे ईरान की, तो ईरान की चर्चा हमने पहले करनी बाद में चाहिए थी, क्योंकि पहले तो उनकी नज़र में ग्रीनलैंड है ट्रंप साहब के, और वो ग्रीनलैंड का हिसाब बहुत जल्दी कर लेंगे। नहीं, ये हिसाब कैसा होगा? वो मतलब खरीदने वाला हिसाब होगा, जो भी उनकी मर्जी पर ग्रीनलैंड को तय करना कि वो कैसे कब्जे में आना चाहते हैं अमेरिका के, बिक के या लड़के। हाँ, दोनों। और ये नेटो वर्सेस नेटो नहीं है, एक्चुअली नेटो तो अमेरिका का ही नेटो है, इसमें कोई नेटो नहीं है। यदि नेटो कह रहे हो तो नेटो वर्सेस यूरोपियन यूनियन कहिए आप, कि यूरोप के कुछ देश जो है वो क्या अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत कोई बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में वो हैं। अभी जो माहौल बन रहा है डेनमार्क का, और जिस तरह से ग्रीनलैंड ने भी कहा कि यदि कोई ज़रूरत होगी तो हम डेनमार्क के साथ खड़े होंगे, या ये जो एक्सरसाइज के नाम पे भी सब लोग खड़े हो गए, तो वो केवल एक यूनिटी बताने के लिए वहाँ पर है। ईरान से पहले या जो भी अभी इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगा उसमें सबसे पहला डेवलपमेंट ग्रीनलैंड पर होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि वेनेजुएला से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनको उठा कर ले आएंगे, लेकिन ग्रीनलैंड अब
समझिए कि बहुत दिनों की बात नहीं है जब अमेरिका के कब्जे से नहीं आएगा। वो डोनाल्ड गोल्डन ट्रंप डोम के लिए को कोई लेकर रेड लाइन है क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए? नहीं, कोई नहीं। वो गुंडागर्दी पर, सीधी गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। जैसे 75 देशों का वीजा का मैं देख रहा था, अमेरिका भी मेरी बात हो रही थी आज सवेरे ही जी। तो वो बहुत लोग नाराज हैं वहां पर। मतलब अमेरिका में भी लोग नाराज हैं कि ये तमाशा क्या बना रखा है कि किस तरह से आप 75 देशों के वीजा को बंद कर रहे हैं। और ग्रीनलैंड पर तो वो जो गोल्डन डोम का उन्होंने जिक्र किया, जो सिक्योरिटी का जिक्र अमेरिका का किया, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए मान लीजिए मीनाक्षी जी हैं, उनके घर के आसपास की सिक्योरिटी के लिए कोई ज़रूरत है तो विजय त्रिवेदी का घर का कब्जा कर लेंगे क्या? ये वैसा का वैसा खेल है। तो लेकिन वो गुंडागर्दी होता है। लेकिन अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप होंगे तो ये सोच सकती हूँ। हाँ, तो प्रोफेसर साहब हमेशा एक बात का जिक्र करते हैं, जैसे ही ट्रंप साहब की फोटो आती है वो कहते हैं माइट इज राइट। तो माइट इज राइट। अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन के महायुद्ध की। इससे लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया, एक ऐसा बयान जिससे पुतिन जरूर खुश हुए होंगे। दरअसल ट्रंप ने रूस यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होने का ठीकरा किस पर फोड़ा? ज़ेलेंस्की पर फोड़ा। ट्रंप ने कहा कि शांति वार्ता में ज़ेलेंस्की ही बाधा बने हुए हैं। ट्रंप का दावा यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद के चलते युद्ध खिंचता चला जा रहा है। ट्रंप ने ये पहली बार स्वीकार किया है कि चुनाव से पहले युद्ध को तुरंत खत्म करने का उनका दावा जितना आसान दिखाई देता था उतना आसान है नहीं। अब उनकी प्राथमिकता ज़ेलेंस्की को टेबल पर लाने की होगी, जबकि ज़ेलेंस्की का कहना यह है कि पुतिन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये देखें, अभी तक क्या हो रहा था कि पुतिन को मनाने का जोर चल रहा था कि पुतिन मान जाए, पुतिन मान जाए, पुतिन युद्ध को खींच रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि पुतिन तो समझ जाएंगे लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं समझ रहे हैं। और ज़ेलेंस्की किसके भरोसे उछल रहे थे? पहले ट्रंप के भरोसे थे और अब यूरोप के भरोसे है। ऐसे भी तो पुतिन जब चाहे ज़ेलेंस्की को फिनिश कर देंगे। सर नहीं, देखिए, अब ट्रंप साहब को अगर वेनेजुएला पे कब्जा बरकरार रखना है, ट्रंप साहब को अगर ईरान पर हमला करना है, ट्रंप साहब को अगर ग्रीनलैंड लेना है, ट्रंप साहब को कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना है, तो उन्हें ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ज़ेलेंस्की ही इस सब के जिम्मेदार है और ज़ेलेंस्की ने जितनी ज़मीन ले ली है वो ज़ेलेंस्की को दे दो। वो तो यूक्रेन की 22% ले रहा है, मैं तो 4-4, 5-5 देश पे पूरा कब्जा कर रहा हूँ, तो घाटे का सौदा है नहीं। तो इस समय तो वो लड़ेंगे नहीं। तो रूस कहेगा ना कि साहब आप हम पे आरोप लगा रहे हो, आप देखो आपने वेनेजुएला में क्या किया, आप ईरान में करने क्या जा रहे हो, आप ग्रीनलैंड में क्या करने जा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बड़े देश अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह से अलास्का में ट्रंप ने बात की थी पुतिन से, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की जब अमेरिका व्हाइट हाउस जाते हैं बात करते हैं, जिस तरीके से फोन पर बात की थी, जब ये ट्रंप कहते हैं कि भाई रूस कुछ नहीं है, वो तो कागजी शेर है, हम सुविधाएं देंगे, साधन देंगे ज़ेलेंस्की को, उसको लड़ना चाहिए। तो तमाम नाटो के देश कहते हैं कि हम हथियार मुहैया कराएंगे, जब पीछे हट जाते हैं। अमेरिका ने सिर्फ ज़ेलेंस्की को एक मौखिक शब्द समर्थन दिया है, कोई मदद नहीं की। आज ज़ेलेंस्की स्टेज पे आ गए कि वो तो मतलब बीच में डूब गए, रूस को छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से धोखा ज़ेलेंस्की के साथ किया और अब आप खुलकर कह रहे हो कि ज़ेलेंस्की तैयार नहीं, इसका मतलब ये है कि आप सीधे रूस से कह रहे हो कि आपने अभी तक जो किया है 3 साल ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के साथ, वो आपने ठीक किया, अमेरिका उसका समर्थन करता है। यह एक विश्वासघात है। मुझे लगता है कि यूक्रेन के साथ, एक छोटे देश के साथ आपने जिस तरीके से व्यवहार किया, मुझे लगता है कि अब ट्रंप अपने भविष्य की राजनीति को लेकर वो चीन के साथ, रूस के साथ एक कोई समझौता करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में जब चीन ताइवान पर हमला करे तो वो ये कह दे कि भाई ताइवान अपनी जिम्मेदार है, इसके लिए ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? उन्होंने अपना सब कुछ ऑल इन, सारी ताकत उन्होंने लगा दी। पहले अमेरिका के दम पर, फिर यूरोप के दम पर उन्होंने अपनी जमीन भी गंवानी शुरू कर दी, पूरी अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा गई। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ही नहीं मान रहे हैं, वो अड़ रहे हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की क्यों मानेंगे? आप अपने देश का एक टुकड़ा, 22% टुकड़ा जो है जमीन का टुकड़ा, यदि कोई आपसे छीन ले और कहे कि आपको नाटो का मेंबर भी नहीं बनना है, तो क्या वहां इतने सारे लोग मारे गए हैं, खंडहर में तब्दील हो गया है। सिर्फ गाजा के खंडहर हमें दिखाई देते हैं, वहां के खंडहर हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की से वहां की जनता तो सवाल पूछेगी ना, तो फिर लड़ने किस लिए गए थे, शुरुआत किसके कारण? और ये सवाल तो ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं पूछ रहे होंगे नाटो के बाकी मेंबर्स से कि भाई तुम्हारे ही कहने पर तो हम गए थे, तुमने एक सहमति जताई थी, इसलिए तो नाटो को मेंबरशिप का हम फॉर्म भरे थे।
और तुम जो है अब उस मेंबरशिप तो देना तो दूर, अटैक कर दिया, हमारी 22% जमीन चली गई। इसके बावजूद भी नाटो समेकित तौर पर यदि फोर्स के तौर पर लड़ती तो बात कुछ और होती, हो तो सकता था हार जाते, लेकिन हार के डर से उन्होंने नहीं किया। और ये बात बिल्कुल जायज लगती है कि अभी आप ही के स्क्रीन पर हम देख रहे थे कि अब्राहम लिंकन जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑन द वे है। तो इसका मतलब है कि आप गेराल्ड को भी आप लेकर के आ चुके हैं और अब्राहम लिंकन को भी लेकर के आ चुके हैं। दो प्रकार की मैसेजिंग है। उसी बीच में ताइवान अपने आप को कैसा महसूस कर रहा होगा इस समय? भाई एयरक्राफ्ट कैरियर जो यहां पर लगा करके रखा हुआ था, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगभग था, वो तो वहां से हट गया है। और ये तो वैसे ही है ना कि जब अर्जुन दूर तक चला जाए तब जो हम जो है वो युधिष्ठिर को बंदी बनाएंगे। तो आपने क्या किया है? आपने ताइवान को छोड़ दिया है। कल जाकर के अटैक यदि ताइवान पर करता है तो ताइवान को हाथ में लेने में चीन को कितना देर लगेगा? ज्यादा देर नहीं लगेगा। यदि अमेरिका वहां पर नहीं खड़ा हो तो चीन को ताइवान तो यूक्रेन जैसा बड़ा कंट्री भी नहीं है, एक तो छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, एडवांस मिसाइल भी उसके पास है। लेकिन फिर भी अमेरिका को आने में तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा ताइवान के अंदर। लेकिन मैंने पहले भी एक बार कहानी कुर्सी की जिक्र में किया था कि मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो अमेरिका की प्रायोरिटी से हट करके अब मिडिल ईस्ट जो है और अरब कंट्री वाला ये उसकी प्रायोरिटी पे चला आ गया है। पहले वो सोचता था कि ये स्टेबलाइज्ड किया है, ये रीजन स्टेबलाइज्ड है, हमको इंडो पैसिफिक की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए वो भारत के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी ताकि हम चाइना को कंटेन कर सकें। इंडो पैसिफिक में यदि कंटेन करना है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तीनों को साथ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। अब कहीं ना कहीं ट्रंप की मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी बदली है, जिसका हमको सामने नतीजा दिखाई दे रहा है। अच्छा, इधर ट्रंप के गाजा पीस प्लान का भी सेकंड फेज शुरू हो गया है। भीषण युद्ध के बाद गाजा में सीज फायर हुआ और अब पीस प्लान का दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। इसमें 15 सदस्यों की एक पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमेटी होगी जो गाजा का प्रशासन चलाएगी। साथ ही हमास को डिसआर्म करने की प्रक्रिया पर नजर रखेगी, रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही अमेरिका और इजराइल की देखरेख में यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास हथियार तो नहीं है। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने एक्स पर यह जानकारी शेयर की। फेज 2 के तहत गाजा से सारी सेनाएं हटाई जा रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं अब क्या है? गाजा में कई देशों की सेनाओं को तैनात किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान भी सीना चौड़ा करके आगे आया था। मुनीर अपनी सेना को तैनात कर गाजा में अमेरिकी पिट्ठू बनने की एक और कोशिश कर रहा था। लेकिन खबर यह आ रही है कि चाहे कोई भी देश वहां अपनी सेना भेजे, लेकिन कमांडर अमेरिका या इजराइल का ही होगा। मतलब मुनीर के सैनिक वहां तैनात होंगे तो जरूर, लेकिन बात उन्हें अमेरिका और इजराइल की ही माननी पड़ेगी। यानी मुनीर की आर्मी वहां केवल सलामी ठोकने के लिए ही तैनात होगी। तो ये हमास हथियार डाल रहा है विजय जी, ये अगर फेज 2 ये एग्जीक्यूट हो जाता है और वहां पर बाकी देशों की सेनाएं आती हैं तो तंत्र तो अमेरिका का ही होगा, सिस्टम भी अमेरिका इजराइल का ही होगा पूरी तरह से। तो पहले से जब से गाजा का प्लान बना, पीस प्लान, उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहे, वो अमेरिका इजराइल का ही पीस प्लान है। ठीक है। और जब आप डिसआर्म होने की बात कर रहे हैं तो हमास के लिए बात कर रहे हैं कि भाई हमास के लोग डिसआर्म हों, इजराइल की बात तो नहीं हो रही है। और इस पर भी पहले चर्चा हुई थी कि जब ये जो बनाई गई इंटरनेशनल सेना जो बनाई जा रही है वहाँ पर करने के लिए, उसमें पाकिस्तान जब जा रहा था तो इजराइल ने उस पर विरोध जाहिर किया था कि भाई पाकिस्तान की सेना पर कैसे भरोसा करेंगे हम लोग, कहीं वो हमास के साथ मिलकर तो हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये तय हुआ कि भाई कमांडर जो है वो इजराइल ही रहेगा। तो जब कमांडर भी इजराइल रहेगा, आदेश भी उनका माना जाएगा, अमेरिका और इजराइल का माना जाएगा, डिसआर्म भी हमास होगा, तो ये तो वन वे एक तरह का वो है पीस प्लान जो हमेशा से ही चल रहा है, जिसको हिंदुस्तानियों की जुबान में कहें जो कि कनपट्टी पे कट्टा लगा के पीस प्लान चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन अब बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमास को भी ये बात समझ में आ गई है कि उस रास्ते पर अब बहुत दिन तक नहीं चला जा सकता। और इजराइल भी थोड़ा भले ही एक आध कदम पीछे रहा हो, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि अब
इसी तरह से इस रास्ते पर निकला जाए और कोई नुकसान इजराइल का तो इस पूरे पीस प्लान में नहीं हो रहा है। गाजा का भविष्य क्या देख रहे हैं आप राकेश जी? हालांकि जो तस्वीरें हैं वो बड़ी दिल को कचोटने वाली, दहला देने वाली, और जिस तरीके से वहाँ से लगातार रिपोर्ट्स आती है, खासतौर पर गाजा से, जो वहाँ के बच्चों की स्थिति है, जो माल नरिशमेंट वहाँ पर है, जो वहाँ की औरतों और पुरुषों की स्थिति है, वो भयानक है। ये पीस लाना, वहाँ पर अमेरिका की इंटरनेशनल फोर्सेस वहाँ पर पहुँचना, यहाँ से क्या कुछ बदलने जा रहा है गाजा के लिए? नहीं, इसको हम पीस लाना कहें या गुलाम बनाना कहें, दोनों में शब्दों का अंतर है ना। देखिए, जो दोनों विषय आपने उठाए, ट्रंप का जेलेंस्की से पल्ला झाड़ना और गाजा में अमेरिकी और इजराइल सैनिक की जगह पे दूसरे देश के सैनिकों को तैनात करना। देखिए, पूरा युद्ध जो है वो सैनिक लड़ते हैं और यूक्रेन के सैनिक जो है अब उनका मनोबल टूट रहा है और उनको लग रहा है कि अब हम मरने के लिए बहुत देर तक मैदान में नहीं रह सकते, और इसीलिए ये सबसे बड़ी समस्या आ गई जेलेंस्की के सामने। और जेलेंस्की ने ये समस्या बताई होगी ट्रंप के सामने। ट्रंप को लगा कि यदि युद्ध खत्म हुआ और जेलेंस्की सरेंडर कर गया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बदनामी होगी वो अमेरिका की होगी। तो उन्होंने क्या किया, पहला ठीकरा फोड़ दिया कि जेलेंस्की चाहते तो पहले समझौता हो जाता, यानी पल्ला झाड़ दिया। अमेरिका अत्याधुनिक हथियार तो दे सकता है, सैनिक तो नहीं दे सकता। सैनिक तो आपका यूक्रेन का ही लड़ेगा। यूक्रेन का सैनिक कहता हम कितने दिन मरते रहेंगे, हमारे पास तो अब कुछ बचा नहीं है। और रसिया वहाँ पे लोगों पे हमला करने की बजाय उन सेंटरों पे हमला कर रहा है, जिससे हुक्का पानी बंद हो जाए वहाँ के स्थानीय लोगों का, यानी पावर कट हो जाए, पानी पीने का नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में स्थानीय लोगों के अंदर भी एक प्रतिरोध की बात है। अब गाजा पे आप देखिए तो गाजा पे हमको याद आता है, विजय जी को भी पता होगा कि यूपीए गवर्नमेंट के समय पर अफगानिस्तान में भारतीय सेना की तैनाती के लिए अमेरिका ने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को कि भारतीय सेना दीजिए जिससे कि हम बॉर्डर पे सेना की तैनाती कर सकें। क्यों? कि यदि वहां से तालिबान हमला करता है तो किसको मरना चाहिए? भारतीय सेना को मरना चाहिए, अमेरिकी सेना नहीं मरना चाहिए, वो तीसरे पंक्ति पे खड़ा रहेगा। उसी तरह से गाजा में भी इजराइल और अमेरिका ये कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल का एक भी सैनिक नहीं मरे और अमेरिका का भी एक भी सैनिक नहीं मरे। इसलिए पाकिस्तान जो सीना चौड़ा करके जा रहा है उसके सैनिकों को बॉर्डर पर लगाया जाएगा कि आप गोली खाओ, आप मरो, और बाकी वहां कुल मिला के गाजा में आप जिसको शांति की बात कर रही, मुझे लगता है गुलाम बनाने की फेज 2 प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रोफेसर साहब, गुलाम बनाने की फेज 2 प्रक्रिया मुझे लगता है, देखिए, 2 हिस्सों में हम इसको बांट करके देखें। जो तैनाती की बात है, इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अमेरिका और इजराइल दोनों की इच्छा रहेगी कि हमास से कौन लड़े। सवाल तो है कि हमास को डिसआर्म करना क्या इतना आसान है? और हमास का डिसआर्म करने के लिए शुरुआत में तो हमास ने बहुत साफ साफ कह दिया था कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, बाद में फिर ट्रंप का स्टेटमेंट आया, प्रेस स्टेटमेंट आया कि हमास को हथियार छोड़ना पड़ेगा और नहीं छोड़ेगा तो हम वो हद कर देंगे, वो चीज़ें करेंगे जिससे उसको, मतलब कहने का मतलब हम ताकत का प्रयोग करके उनसे हथियार हम हटवा लेंगे। फिर बाद में आकर के हमास ने कहा कि वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते कि गाजा से पूरी तरीके से इजराइल लौट जाए, रिट्रीट कर जाए। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल गाजा से पूरी तरीके से रिट्रीट, जहां तक हमारी खबर है ऐसा नहीं कर रहा है। इजराइल गाजा के एक बहुत बड़े हिस्से पर वो कब्जा करके रखे हुए है। एक दूसरी बात, वो चाहता है कि गाजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके और अमेरिका की निगरानी में रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमास का तो ऐसे ही खात्मा है। हमास का जो दबदबा था वो किस कारण था? क्योंकि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका एक ढंग से कब्जा था। यदि वही खत्म हो जाता है तो फिर हमास के बचेगा क्या? लड़ाई किसके खिलाफ लड़ेगी? फिर वो इजराइल के खिलाफ कैसे लड़ाई दे? तो एक ढंग से अमेरिका और इजराइल की ये स्ट्रेटजी है कि हमास को पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं हम, एक्सपोज कर दें और तब जाकर के यदि बचा खुचा हमास जो है उसको मारने में भी इनको ज्यादा सुविधा रहेगी। मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कहीं भी, जो हम कह रहे हैं ना, भारत का भी कहना है कि भाई 2 स्टेट थियरी जो है लागू किया जाए। यूरोप में भी कहा, फ्रांस ने भी कहा, ब्रिटेन ने कहा, जर्मनी ने कहा। इजराइल इस पर सहमत नहीं है और उसकी सहमति का बहुत आगे। तुम क्यों नहीं रह सकते हो भाई? ये ज्यूज नेशन में क्यों नहीं रह सकते हो तुम?
ये हमारे बाप दादों की जमीन थी जिसे तुम लोगों ने छीन लिया था। मैं तो सर ये कह रही हूँ सर, कहावत है ना कि वो खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजा को ही। तो वैसे ही आसिम मुनीर की सेना का है, वहां गाजा पर जाकर वो अगर गोली चलाएंगे तो क्या हमास पे गोली चलाएंगे तो पाकिस्तान में कितना बवाल मचेगा? क्या वो सैनिक उनके ऊपर गोली चला पाएंगे? और नहीं चलाओगे तो वहां आपको मरना तय है हमास के। मैं तो सर और अपने ये देश के अंदर जो बवाल होगा पाकिस्तान के अंदर, जो सेना भेजने की जो परमिशन दे दिया, स्वीकार कर लिया है, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो मौला और पाकिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे सैनिक वहां क्यों जाएं। मैं तो पाकिस्तान की विडंबना की बात करूं सर, पाकिस्तान की विडंबना तो देखिए, अमेरिका चाहता है कि उसकी फौजें जाकर वहां पर हमास से लड़ाई लड़े, वो डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने, और लेकिन वहीं वो पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देना चाहता, वो उनका इमिग्रेशन कैंसिल करना चाहता है, पाकिस्तानियों के लिए वो नो एंट्री चाहता है अमेरिका में, और पाकिस्तान दोनों ही मसलों में हाजी कर रहा है। आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाया हुआ है। लश्कर का सबसे बड़ा आतंकी मोहम्मद मूसा खुलकर हिंदुओं को मारने और काटने की बात कर रहा है। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसा रहा है। वो ये कह रहा है कि आज़ादी म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी, हिंदुओं की गर्दन काटनी पड़ेगी। ये बात उसने शहबाज शरीफ से कही। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको ये बड़ी खबर दे दे। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है। 3 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आईपैक रेड मामले में ईडी ने याचिका दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। 3 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए मीनाक्षी, ईडी की बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि चाहे वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हो, पुलिस कमिश्नर हो कोलकाता के, इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार, इन सभी को जिनको ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर जिनके नाम लिए थे, उन सबको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 3 फरवरी की होगी। इसके अलावा जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है जो उनको सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, जो एसजी तुषार मेहता है और इसके अलावा एएसजी एसवी राजू, उन्होंने ये बात कही थी कि 4 एफआईआर जो है वो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई। उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है और कोई भी एजेंसी अगर स्वतंत्र काम करती है, उसकी नीयत साफ है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर यह कहा है कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में क्षेत्रीय पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि संविधान हर एक व्यवस्था को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट देता है। ऐसे में एक राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरीके की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। स्थितियां और बिगड़े और कानून का राज खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, डीजीपी जो है पश्चिम बंगाल के, पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। तो जहां तक लगातार जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से यह बात कही जा रही थी कि हाईकोर्ट में ईडी को जाना चाहिए, यहां मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। नहीं, लेकिन अतुल, जो इस नोटिस में लिखा गया है, जो आप पढ़ रहे हैं कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ईडी तो वहां पर गई थी कोयला घोटाले से जुड़े हुए मामलों में जांच करने के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार तो यही कह रही है ना कि हमारे चुनावी कार्यक्रम में हमारी चुनावी डिटेल्स, हमारी पार्टी से जुड़ी हुई गोपनीय दस्तावेजों को हासिल करना चाह रही थी ईडी। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके के तर्क जो है वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन ईडी लगातार इस बात को कह रही थी, चाहे वो तुषार मेहता हो सॉलिसिटर जनरल, चाहे वो एएसजी एसवी राजू हो, उनका यह कहना था कि ईडी जो है वो एक 2020 का घोटाला है जिसकी जांच कर रही है। जांच के दौरान यह खुफिया जानकारी मिली थी कि 20 करोड़ रुपए की अपराध की आय
वो आर कांतिलाल की फर्म को ट्रांसफर की गई थी, जिसे आगे आईपैक फ्रेमवर्क के तहत उसके काम को अंजाम देने के लिए लगा दिया गया था। ये ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों में कहा है। और इसके अलावा ईडी की तरफ से कहा गया कि अधिकारी जो है वो संबंधित परिसर की तलाशी लेने गए थे, उसी दौरान वहां पर कोलकाता के जो आईपीएस है डिप्टी पुलिस कमिश्नर वो वहां पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने पूरी जांच के अंदर हस्तक्षेप किया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा आदेश आया है, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा और जिस तरीके से नोटिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, डीजीपी पश्चिम बंगाल और इसके अलावा कोलकाता कमिश्नर, इन सभी को नोटिस दिया गया है और सभी को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। तो एक बड़ी जीत हम इसे ईडी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह सकते हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि इस नोटिस में जो बात अतुल लिखी हुई है कि स्थितियां और बिगड़ने पर कानून का राज खत्म हो सकता है। अब ये सोचें कि इस पर ममता बनर्जी अब क्या अपना स्टेटमेंट लेकर जाएंगी या पुलिस यहां पर क्या अपना स्टेटमेंट देती है कोर्ट में। ईडी को झटका लगा इसमें। ईडी ने तो कहा था कि तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। नोटिस तो इश्यू होगा ही ना, नोटिस में कौन सी ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो। आपने 2 वीक का समय दे दिया है, तो आप कहते हैं कि 4 दिन के अंदर जवाब दे, इसके अंदर हम अगले वीक सुनवाई करेंगे। 3 फरवरी तक आपने से दिया। ईडी जिद कर रही थी कि भाई एफआईआर ममता बनर्जी के खिलाफ, डीजीपी के खिलाफ, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं दिए, तो मुझे लग रहा है कि ईडी को कोई बहुत सपोर्ट मिला नहीं सुप्रीम कोर्ट से। नोटिस तो एक बड़ी खबर और बता दें सर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई है, क्योंकि वहां से ये भी किया जाता था ना कि भाई ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगाई है। अतुल, इस पर भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए ये ईडी की तरफ से लगातार जो एसवी राजू एएसजी हैं और तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ईडी अधिकारी को धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सबूतों को मिटाया गया, चोरी की खुद ममता बनर्जी का नाम लिया गया और ईडी के अधिकारियों पर ही 4 एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके अंदर ये कहा है कि जो स्टे लगा दिया है इन एफआईआर के ऊपर और कहा है कि जब तक अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले जो एफआईआर दर्ज की गई है उन पर पूरे तरीके से स्टे रहेगा। ठीक, अतुल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।